वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाई लोगों, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हम लोग अब यूरोपा लीग को हमने टाटा बाय बाय कर दिया और हम आ गए हैं वापस चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेज की तरफ। हमने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और होपफुली कि अगला गेम भी हम लोग एंटवर्प को हरा कर हम लोग जो है वो टॉप कर देंगे ग्रुप को। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है बार्सिलोना फैंस के लिए। पिछले 2 साल जो है वो बहुत स्ट्रगल किया और बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटली हम लोगों ने सफ़र किया था कि बार्सिलोना की जो परफॉर्मेंस रही है चैंपियंस लीग में और जिस तरह से हम लोगों को यूरोपा लीग खेलना पड़ रहा था। तो अब शुक्र है कि हम लोग एटलीस्ट उस एक जो मेंटल बैरियर था हमारा उसको हमने तोड़ दिया और अब हम लोग चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई भी कर चुके हैं और होपफुली कि हम ग्रुप को टॉप भी कर जाएंगे। गेम के बारे में बात करते हैं। बार्सिलोना ने 2-1 से ये गेम जीता और मैंने कल जो प्रीव्यू में एक बात कही थी, ऑलमोस्ट सेम वही लाइनअप जावी ने आज खिलाई हो। शुक्र है कि जो है वो जो पॉइंट हम सोच रहे थे जिसमें हमने डिस्कशन की थी, जावी ने भी उन पॉइंट्स को कंसिडर किया। और आप देखें कि मैंने आपको यही बात प्रीव्यू में भी बोली थी कि भाई हम लोग जो पिछले सीजन का सिस्टम था 3-4-3 उसी सिस्टम पे हमें चलना चाहिए। हम लोग 4-3-3 हमें नहीं जाना चाहिए। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि जावी को कहीं ना कहीं पे बल्दे और कैंसेलो में से किसी एक प्लेयर के साथ जाना होगा और किसी एक प्लेयर को जो है वो बिठाना पड़ेगा बेंच के ऊपर। और वही हुआ कि कैंसेलो को उन्होंने लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खिलाया और बल्दे को उन्होंने बेंच कराया, जिसकी वजह से अगर आप देखें सिस्टम को, अगर आप लाइनअप या फॉर्मेशन देखें तो आपको देखने में तो यही नजर आता है कि वो 4-3-3 है, लेकिन एक्चुअली में जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं ऑन पिच तो वो 3-4-3 सिस्टम था। और 3-4-3 सिस्टम की वजह से आपको आज की जो गेम थी उसमें आपको नजर आया कि बार्सिलोना ने इस गेम को काफी बेहतर खेला कंपैरेटिवली पिछली जो गेम्स हमने ला लीगा में खेली हैं या चैंपियंस लीग में जहां पर भी खेली हैं। उसकी रीजन ये थी कि देखें, स्टार्ट जब किया तो स्टार्ट तो कुंदे ने राइट बैक की पोजीशन के ऊपर किया था, लेकिन थोड़े ही मिनट्स के बाद जब थोड़े मिनट्स गुजरे तो वहां पर अरोहो को राइट बैक की पोजीशन के ऊपर ले आया गया था। और उसके बाद कुंदे और इंगिनो मार्टिनेज जो थे वो सेंटर बैक और लेफ्ट सेंटर बैक टाइप की पोजीशन के ऊपर खेले थे। कैंसेलो को पूरा फ्रीडम था कि वो आगे जाएं, ऑफेंसिवली टीम के को जो है वो कंट्रीब्यूट करें, जो कुछ भी वो करके दे सकते हैं। और उनकी एब्सोल्युटली बहुत ही जबरदस्त गेम थी और मेरे ख्याल से उनका इस सीजन का बेस्ट गेम था और बहुत मजा आया। और उन्होंने जो गोल स्कोर किया था वो भी जबरदस्त किस्म का गोल था। लेकिन आप वही बात मैं आपको बताऊं कि 3-4-3 जब फॉर्मेशन हम पे आए तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें बेहतर गेम कंट्रोल नजर आया। लेकिन ये जो गेम थी ना, देखिए पोर्तो की अगर हम गेम की बात करते हैं तो पोर्तो ने गेम दूसरी टीम्स की तरह से नहीं खेली। पोर्तो उसी तरह से गेम खेला जिस तरह से उन्होंने होम पर खेला था। वो काफी ओपन गेम खेल रहे थे और जिसकी वजह से बारसा को भी काफी चांसेस मिले और पोर्तो ने भी काफी चांसेस बनाए। और अगर पोर्तो क्लिनिकल होती तो वो हमें भी 2-3 गोल ठोक सकती थी भाई। ठीक है, इसलिए बार्सिलोना को अभी भी मैं ये समझता हूँ कि डिफेंसिवली ठीक है, हम लोग 3-4-3 पोजीशन के ऊपर जरूर आए जिसकी वजह से हम लोगों ने एक बेहतर गेम प्ले दिखाया। लेकिन डिफेंसिवली हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। हमारे जब जब डिफेंस हम कर रहे थे तो वहां पर पोर्तो ने बड़े आराम से जो है वो डी के अंदर पासिस किए। वहां पर बड़े मजे से उनको स्पेसेस मिल रही थी, बड़े आराम से उन्होंने हमारा जो डिफेंस है वो खोल दिया था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम जरूर है बार्सिलोना का। उस चीज को हमें बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। और बाकी उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि लाइनअप की, तो मैंने आपको कल जिस जो लाइनअप बताई थी ऑलमोस्ट वही लाइनअप ही खेली है। ठीक है, और वहां पर अगर हम ये देखें कि हम लोगों ने चांसेस बहुत ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हम लोग क्लिनिकल नहीं है। हम लोगों को क्लिनिकल होना पड़ेगा और हम लोगों को अपने चांसेस लेने पड़ेंगे। ओवरऑल काफ़ी बेहतर गेम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है। देखें, इस टाइम पर जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ये देखें कि हमारी जो मिडफील्ड है यूरोप में बेस्ट मिडफील्ड होगी। जो जो मिडफील्ड पोर्तो के अगेंस्ट के लिए उसमें पेड्री भी थे, उसमें गुंडोगन भी थे, उसमें फ्रैंकी डी यॉन्ग भी थे, लेकिन अभी भी जावी इनसे बेस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जावी को प्रॉब्लम है। जावी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अपनी मिडफील्ड के साथ करना क्या है, उनसे कैसे काम लेना है। वो एक चीज़ है।
डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। और आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जो है वो हमारा डिफेंस खुला है, कई दफ़ा डिफेंस खुला है। यार ये चीज़ें हम लोग बड़ी टीम के अगेंस्ट जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते। फिर उसके बाद आप फॉरवर्ड लाइन की बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड लाइन के ऊपर देखें, रफीनिया का गेम काफ़ी अच्छा गेम था, और उनका जो वर्क रेट है ना उसके ऊपर तो भाई कोई आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उनको, जितना वो वर्क रेट ला कर देते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि यार एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है, और एक मीडियोकर मेंटालिटी का प्लेयर मीडियोकर मेंटालिटी का ही प्लेयर होता है, जो कि रफीनिया है। रफीनिया का ओवरऑल अगर कंपैरेटिवली उनकी पिछली गेम्स देखी जाए तो ये गेम उनकी काफ़ी बेहतर थी। उसकी रीज़न ये थी कि पोर्तो भी खुल के फुटबॉल खेल रही थी, वो डिफेंसिव नहीं खेले थे। और यही चीज़ रफीनिया की जो है वो हमें प्रीमियर लीग में भी नजर आती थी, क्योंकि प्रीमियर लीग में भी जो है वो टीमें सिट बैक करके नहीं खेलती, तो वहां पर उनको थोड़ा खुल के खेलने का मौका मिलता था। यहाँ पर भी रफीनिया को खुल के खेलने का मौका मिला, जहाँ पर उन्होंने कुछ शूट्स भी लिए, कुछ अच्छे चांसेस भी बनाए, लेकिन डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर थी। दो तीन जगह तो उनको सिर्फ पास खिलाना था। एक दफा पेड्री उनके पास थे, एक दफा लेवेंडोस्की उनके पास थे। अगर वो पास खिला देते तो शायद हम लोग वहां पे गोल स्कोर कर जाते, लेकिन वो अपने सेल्फिश चक्कर में रहे, और उन्होंने जो है वो चांस भी मिस किया, और जो है वो हम लोग गोल नहीं स्कोर कर सके। हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपको ऐसे बार बार मौके नहीं मिलेंगे, और वो बड़ी टीम्स आपको बार बार मौके नहीं देंगी। आपको वहां पर जो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और वहां पर आपको अच्छे डिसीजन लेके सही टाइम पर सही पास खिलाने पड़ेंगे। लेवेंडोस्की का गेम बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी गेम था, बहुत बिलो पार था। लेवेंडोस्की को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक दो चांसेस उनको बड़े अच्छे मिले थे, और वो बिल्कुल टच में नहीं है, और बिल्कुल ही आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं वो। उनको जो है वो बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक दो चांसेस ऐसे बनते थे कि जहाँ पे अगर उनको पास दिया जाता रफीनिया की तरफ से, या बाद में फरहान टोरेस जब आए थे, अगर उनको वो चांस दे देते, बना के उनको पास दे देते, तो शायद वो गोल स्कोर कर देते, और गोल स्कोर करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस शायद वापस आ जाता। लेकिन फिलहाल तो लेवेंडोस्की बहुत बुरा खेल रहे हैं, और आई होप कि वो जल्दी वापस आए, क्योंकि आगे बड़ी खतरनाक गेम्स आने वाली हैं। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हमने खेलना है, जिरोना के अगेंस्ट खेलना है। लकीली अगली दो गेम्स हैं होम पर, लेकिन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगली दो गेम्स ला लीगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी तरफ जो जावी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है वो ये की है कि उन्होंने रफीनिया, सॉरी, आपका जो कैंसिलो है, उनको उन्होंने ज़्यादा इंटीरियर नहीं खिलाया, क्योंकि जो फिलिक्स कह रहे थे, और जो फिलिक्स भी आप जानते हैं कि वो बिल्कुल विंगर नहीं, विंग पोजीशन के ऊपर नहीं खेलते, एज अ विंगर नहीं खेलते, वो इंटीरियर पोजीशन के ऊपर खेलते हैं। तो उन्होंने कैंसिलो को क्या किया कि कैंसिलो को उन्होंने लाइन के ऊपर खिलाया। लाइन पे खिलाने से ये हुआ कि जो एक क्लैश होता है ना दोनों प्लेयर्स का, वो क्लैश नहीं बना, जो कि पहले एक दफा हमें देखने को मिला था। जब पहले एक दफा कैंसिलो को इसी पोजीशन पे खिलाया था, तो वहां पर दोनों प्लेयर्स ने काफी स्ट्रगल किया था। तो फिलिक्स ने काफी मतलब कुछ चांसेस उन्होंने लिए, कुछ शूट्स लगाई, एक उनका बार के ऊपर भी लग गया था, और कुछ चांसेस उन्होंने मिस किए थे, थोड़े ऑफ कलर नजर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने गोल स्कोर किया, और कहीं ना कहीं वो जो है डिफेंस को टेस्ट कर रहे थे। ये एक बड़ी अच्छी बात है। अब जो इम्प्रूवमेंट की बात है, वो इम्प्रूवमेंट की बात है कि कुंदे को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक दो जगह पे वो बॉल उन्होंने मिस किया थ्रू आउट द सीजन, वो जो है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो कहा जाता है जी कुंदे बेस्ट डिफेंडर है बारसा के, लेकिन भाई मैं उनको कई बार देख चुका हूँ कि वो कई दफ़ा जो है ना बॉल ऐसी गंदी जगह पे लूज करते हैं कि जहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके मिसप्लेस पासिस जो हैं वो हमें अक्सर प्रॉब्लम में लेकर आते हैं। और मैं यही कहूँगा कि रोहो को राइट बैक की पोजीशन पे खिलाने से ये हुआ कि एटलीस्ट राइट साइड पे जो है वो बिल्कुल भी हमें उस तरह से जो है वो अटैक नहीं पड़े। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन फिर भी जो चीज़ रोहो मेरे ख्याल से सेंटर बैक की पोजीशन के ऊपर कर सकते हैं ना, और वो हमारे लिए ज़्यादा सॉलिड होगा। और कुंदे को मेरे ख्याल से राइट बैक की पोजीशन के ऊपर खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि कुंदे शायद कंफर्टेबल नहीं है, और वो उनकी प्रायोरिटी जो है वो सेंटर बैक की पोजीशन, तो शायद इस वजह से उनको सेंटर बैक की पोजीशन पे ही खिलाया जा रहा है। और अभी क्रिस्टियनसन जो है वो भी आपको पता है कि वो नहीं खेल रहे हैं। अब क्रिस्टियनसन भी एक आपके पास बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है, तो हो सकता है कि अगला गेम एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, क्योंकि काफ़ी फिजिकल टफ टीम होगी वो, तो उनके अगेंस्ट जो है वो क्रिस्टियनसन को भी स्टार्ट कराया जा सकता है। तो यार जावी को अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। मैंने जिस तरह से बात की कि मिडफील्ड से वो किस तरह से जो है वो चीज़ें निकालेंगे, वो देखना होगा।
अभी भी गेम प्ले आपको बेहतर करना होगा। और फ्रैंकी डियोंग की बहुत ज़बरदस्त गेम थी, कैंसलो आउटस्टैंडिंग गेम थी, गुंडोगिन की गेम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अरोहो की गेम बहुत अच्छी थी। लेकिन जो आपके 4-5 प्लेयर्स हैं ना, जो जिनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे लेवेंडोस्की हैं, उनसे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगी रहती है, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो है वो विंग पोजीशन के ऊपर, जो आपके लेफ्ट और राइट विंगर की जो पोजीशन के ऊपर लड़के खेलते हैं, वहाँ से आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो चाहिए है। तो ओवरऑल फिर भी अच्छी गेम थी। 2 साल के बाद हम राउंड ऑफ 16 में जा रहे हैं, होपफुली हम ग्रुप को टॉप करेंगे। और ये एक अच्छी न्यूज़ है कि यार चलो एटलीस्ट हम लोग नॉकआउट स्टेज में जो है बारसा को फिर से खेलता हुआ देखेंगे। तो मैंने जिस तरह कल जो प्रीव्यू में बात की थी, ऑलमोस्ट वही टीम खेली, और टीम ने फिर भी बेहतर परफॉर्म करके दिखाया। पोर्तो को हमने होम एंड अवे दोनों साइड पे हराया, तो जिससे कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा टीम में, और होपफुली कि हम यहाँ से जो है वो पॉजिटिव निकाल के लेकर जाएंगे आगे। अब बात कर लेते हैं साथ में हम लोग ग्रुप एफ में, जो कि अब बहुत फंसा हुआ ग्रुप है। मिलान अपना गेम डॉर्टमंड से हार गया, डॉर्टमंड इस वक्त टॉप पर है, और मेरे ख्याल में वो तो क्वालिफाई कर चुकी है ऑलरेडी। लकी रही है बहुत ज़्यादा, पीएसडी गेम वो 1-0 से हार रही थी, बिल्कुल आखिरी मिनट में उनको पेनल्टी मिल गई और एम्बाप्पे ने गोल स्कोर करके दोबारा से एक जान डाल दी। और क्या अब देखना ये होगा कि अगली गेम जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो लास्ट गेम में सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, कौन सी टीम यूरोपा लीग जाएगी, और कौन सी टीम जो है वो बिल्कुल ही नॉकआउट हो जाएगी। तो क्या पीएसजी हमें यूरोपा लीग में खेलती हुई नजर आएगी या नॉकआउट होती हुई नजर आएगी, ये भी अब हमें अगले मैच में पता लगेगा। लेकिन न्यूकासल मैं समझता हूँ कि थोड़ी अनलकी रही है। नो डाउट कि न्यूकासल ने गोल स्कोर करने के बाद से जो है वो बिल्कुल अपना डिफेंस को जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ था, लेकिन बिल्कुल आखिरी मोमेंट के ऊपर पेनल्टी उनको मिली है। अब पेनल्टी के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या वो देनी चाहिए थी कि नहीं। इस तरह के जो डिसीजन होते हैं कभी कभी आपके हक में जाते हैं, कभी कभी आपके अगेंस्ट जाते हैं, रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है वो आप देता है कि नहीं देता। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में भी अब बायर्न के अगेंस्ट भी और इंटर के अगेंस्ट भी हमें जो है ना इस तरह के डिसीजन देखने में मिले थे जो हमारे अगेंस्ट गए थे, वरना शायद हम उस टाइम पर भी राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर चुके होते। लेकिन खैर यही होता है और यही फुटबॉल है और यही फुटबॉल का मजा है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, और जो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब को पे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।